अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर 2004 आपसे डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट विल शिफ्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट की बात आ गई है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसमें देखें आपके ये डिमांड है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइसेस है। ये नेगेटिवली स्लोप्ड आपकी डिमांड कर्व है और पॉजिटिवली स्लोप्ड आपकी सप्लाई कर्व है। तो हम पहले देखते हैं कि डिमांड कर्व को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर लेते हैं। तो नीचे मैंने दिया हुआ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सर्विसेज अगर चेंज हो जाए, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर ये इनमें से कोई एक भी फैक्टर चेंज हो जाए तो आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी। अब सप्लाई कर्व के शिफ्ट फैक्टर क्या हैं? चेंज इन इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सप्लाई शॉक्स, टैक्सेस, सब्सिडीज। तो ये आपकी सप्लाई कर्व को हिट करेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इट शिफ्ट योर सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी? जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये देखें सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो डी ऑप्शन इज राइट हेयर। तो सेकंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। व्हेन डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अप, यानी डिमांड कर्व जब ड्रॉ करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट। किसको कांस्टेंट नहीं कंसीडर करते? देखो, अगर प्राइसेस को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे तो फिर तो हम डिमांड कर्व ड्रा ही नहीं कर सकते। तो प्राइसेस आर नॉट कंसीडर टू बी अ कांस्टेंट। तो यहां पे देखो द प्राइस ऑफ द गुड्स आर नॉट कंसीडर टू बी अ कांस्टेंट। देखो, अगर प्राइस कम होगी तो हम डिमांड इंक्रीज करेंगे। तो अगर प्राइस को कांस्टेंट रख लिया तो फिर हम लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। द मोर अ पर्सन कंज्यूम ऑफ अ थिंग, एक पर्सन जब एक चीज को ज्यादा यूज करता है, जब ज्यादा यूज करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम से कम होती जाती है। द स्मॉलर इज द टोटल गेन, यानी जो टोटल गेन होता है वो कम होता है, यानी नेगेटिव में नहीं जाता बल्कि कम होता है। बट तो ए ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है। व्हेन एवरेज कास्ट इज लेस देन मार्जिनल कास्ट, ये देखें ये आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। जब एवरेज कॉस्ट कर्व लेस हो मार्जिनल कॉस्ट से तो आप जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ये देखें ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, तो यहां पे देखें एवरेज कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी एंड इंक्रीज इन आउटपुट वुड कॉज एवरेज कॉस्ट टू राइज। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, अ फर्म्स टोटल फिक्स कॉस्ट आर 2400। जो फिक्स कॉस्ट है वो 2400 है। इफ एट अ सर्टन आउटपुट इट प्राइस पर यूनिट इज 20, प्राइस 20 है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 14 है। द लेवल ऑफ आउटपुट इज, यानी आपने क्यू फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो आप इसमें देखें टोटल रेवेन्यू आपका होता है टोटल फिक्स कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट। मैंने तीनों को क्यू पे डिवाइड कर दिया। तो टोटल रेवेन्यू की जगह मैंने पी ओवर क्यू लिख दिया, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। टोटल फिक्स कॉस्ट वैसे ही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे, ये क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी पी बचा, पी की वैल्यू 20 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 2400 है, क्यू वैसे एज इट इज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 14 होगी। अब ये इधर प्लस हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, 20 माइनस 14, 6 रह गया, इधर आ गया 2400 डिवाइड बाई क्यू। तो आप ये एक्सचेंज कर ले तो क्यू की वैल्यू 400 यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहां पे 400 यूनिट, डी ऑप्शन इज राइट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहले जी मैनी बायर्स, बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं, इट्स अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती है, सिंगल प्राइस होती है। इन इलास्टिक डिमांड कर्व, अब इसमें देखें ये वाली जो डिमांड कर्व है ये इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व है, इन इलास्टिक नहीं होती, यानी इन इलास्टिक ऐसी डिमांड कर्व होती है, तो ये इसमें नहीं होती, तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। अब ये देखें ये मोनोपोलिस्ट है, ये जो कर्व है ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, इसको डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और ये उसकी है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 0 होती है वहां पर जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल होती है, और ये जो यहां पे प्रोडक्शन है वो परफेक्ट कंपटीशन में की जाती है। लेकिन मोनोपोलिस्ट वहां पे प्रोडक्शन करते हैं जहां पर एम आर और एम सी इक्वल हो। सपोज ये पॉइंट है, इतनी वो ये जो है ये प्राइस चार्ज करेंगे पी, यानी जब जहां पर एवरेज रेवेन्यू प्राइसेस के बराबर हो, यानी एवरेज रेवेन्यू और प्राइसेस बराबर हो, तो इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ई ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट करेंगे, नॉन ऑफ दीज। अ स्टील फर्म्स टेक ओवर अ क्लोमाइन कंपनी, यानी एक फर्म अगर दूसरी फर्म को अपने मकासद हासिल करने के लिए टेक ओवर कर ले तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, डी ऑप्शन। तो ये दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और दूसरी होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है कि एक बिजनेस फर्म सिमिलर कंपनी को टेक ओवर करे अपनी सप्लाई चेन को इंक्रीज करने के लिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है कि अगर एक कंपनी एंड अदर कंपनी जो दूसरी है उसको टेक ओवर कर ले तो उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट फर्म्स हैं, तो इसलिए इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेशन। 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड हमारी होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब जो कंजम्पशन होती है वो सी नॉट प्लस सी वाई टी आई नॉट जी नॉट एन एक्स। तो इसमें इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, टैक्सेस, ये सारी जो है ना ये पार्ट हैं, बल्कि यहां पे ई ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पे सारे ही जो है ना ये इट्स अ पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। 10 MCQs है, इफ जीएनपी राइजेस while 3 of the following 4 remains fixed। अगर जीएनपी राइज करे तो ये जो दूसरे फैक्टर फिक्स रहे, विच ऑफ द 4 कुड नॉट हैव राइजन्स, उनमें से चौथा कौन सा है जो इंक्रीज ना करे। तो यहां पर ये कंजम्पशन है, जब कंजम्पशन राइज करेगी तो आपकी जीएनपी भी राइज करेगी। कैसे? जब हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जीएनपी आपकी राइज करेगी। तो दूसरे आपने फैक्टर्स कांस्टेंट अगर लें तो जीएनपी को इंक्रीज करें, कंजम्पशन को इंक्रीज करें तो जीएनपी इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन द इनकम टैक्स रेट कॉजेज द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस, यानी इकोनॉमी में पहले बजट सरप्लस है और आपने क्या किया, बजट सरप्लस है इकोनॉमी के अंदर और इनकम टैक्स लोगों से और ज्यादा रिसीव करना शुरू कर दिया। जब और ज्यादा रिसीव करेंगे तो इकोनॉमी में ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका बजट जो सरप्लस है वो इंक्रीज होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन जीएनपी हैज बीन। तो जीएनपी को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो वह है कैपिटल फॉर्मेशन। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अ बिजनेसमैन एक्सपेक्ट्स एन इंटरनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी डिस्काउंट रेट कह लें, ऑफ 12% एंड डिसाइड दैट द इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव। 12% उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स है, तो उनको इन्वेस्टमेंट लगता है कि ये अट्रैक्टिव है,
तो ये किस थ्योरी से पता चलेगा? उनको मार्जिनल एफिशिएंसी थ्योरी से पता चलेगा। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। ओवर टाइम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो इट विल बी रिड्यूस द इन्फ्लेशन। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब एक मुल्क की करेंसी को दूसरी मुल्क की करेंसी से हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है, अ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। एंड इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इनकम माइनस टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद जो इनकम है, अगर वो इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक गुड्स बढ़ रही हैं। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होती है कि जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, यानी लोग डिमांड बहुत ज्यादा करना शुरू कर दें और सप्लाई कम करें, तो इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगी। तो यहां पे ए ऑप्शन देख लें, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज राइजिंग, तो ये आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। द फॉरेन डेट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब फॉरेन डेट आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यहां पे चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखें, जब हमारी डोमेस्टिक सेविंग ज्यादा हो जाएगी, जब अब लोग सेविंग ज्यादा करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब कंजम्पशन डिक्रीज कर रहे हैं। कंजम्पशन डिक्रीज करने का मतलब ये होता है कि इंपोर्टेड गुड्स को कम यूज कर रहे हैं, तो उससे आपका जो फॉरेन डेट है वो कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेट फॉरेन डेट क्या होता है? नेट फॉरेन डेट डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स, यानी बाहर वाले मुल्कों से, एंड लैंडिंग ओवरसीज, और जो यानी जो हम हमारी बोरोइंग जो बाहर से कर रहे हैं और जो हम उनको पे कर रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे नेट फॉरेन डेट। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। द फोकस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी होता है। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स वर इन लॉस बिकॉज, ज्यादातर पब्लिक प्रोजेक्ट जो मंसूबे हैं वो लॉस में क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट वर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स एंड कंज्यूमर वर एक्सपोज टू टैक्स। प्रोजेक्ट में काफी मसले होते हैं और कंज्यूमर जो है वो टैक्स उतना पे नहीं करते। दूसरा जी, प्रॉफिट मेकिंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जो पब्लिक सेक्टर है उनका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता। थर्ड है, वर प्राइवेट इन्वेस्टर वर हेजिटेट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ना वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज में लगाए जाते हैं। तो इनमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो मुझे लग रही है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। मैनी मैन्युफैक्चरर यूनिट्स वर नेशनलाइज्ड बिकॉज, पाकिस्तान में नेशनलाइज क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर को कर दिया था? 22 फैमिलीज वर फाउंड हैविंग कंट्रोल ओवर अ लाइन शेयर, यानी 22 खानदान जिनको हम कैपिटलिस्टिक क्लास बोलते हैं, उन्होंने पूरे निजाम को जकड़ा हुआ था। इसलिए नेशनलाइजेशन जो है ना पाकिस्तान में 1971 में भुट्टो ने की है। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बी द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ नेशनलाइज्ड यूनिट? नेशनलाइज्ड जो यूनिट है उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह क्या है? तो यह मल्टीपल एक्सचेंज सिस्टम। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेज एंड इनकम पॉलिसीज, वेज और इनकम पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले जी, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना और अनएम्प्लॉयमेंट को
कम करना, ये ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। सेफ्टी नेट इज अ लेवल ऑफ इनकम दैट, सेफ्टी नेट इनकम वो होती है मिनिमम अमाउंट अगर वो आप एक्सेप्ट कर लें। तो यूजली ये जो कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, तो उस वक्त ये सेफ्टी नेट इनकम दी जाती है। तो इज अ मिनिमम अमाउंट एक्सेप्टेबल। 26 है, इन 26 MCQs wages and income policy helped reduce in, तो जब वेज और इनकम पॉलिसी किस चीज को रिड्यूस करते हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। तो यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करेक्ट ऑप्शन है कि जब इनकम या वेजेस हम डाउन कर देंगे तो चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जो है ना वो रिड्यूस करते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। 27 है, द नीड फॉर कंपटीशन इज, कंपटीशन की क्यों जरूरी होती है, दैट द इकोनॉमी इज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, कि इकोनॉमी प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो। तो 27 का ए ऑप्शन राइट है। फिक्स्ड कैपिटल मींस, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो फिक्स होती है तब्दील नहीं होती, ठीक है। स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल्स। तो डी ऑप्शन यहां पे राइट है। इफ कैपिटल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कंजम्पशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन ग्रेटर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब यह है कि नेट इन्वेस्टमेंट विल फॉल। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 30 ऑप्शन है, अ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट कॉज, यानी सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और मनी सप्लाई दोनों राइज हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स वो होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, सर्विसेज वगैरह। द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का वर्ड यहां पे आ गया है, यानी 4 ऑप्शन में से एक नहीं है। पहली जी डी ऑप्शन पहले हम पढ़ते हैं, मनी स्पेंड अब्रॉड फ्रॉम रेजिडेंट ऑन टूरिज्म, टूरिज्म के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है तो इट्स आल्सो इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो ये डी ऑप्शन राइट है। फ्लोज ऑफ डिविडेंड इनटू द कंट्री, ये भी है। गिफ्ट रिसीव्ड द रेजिडेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स रिलेटिव्स, ये भी है। तो देखें ए ऑप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री बेस लोकेटेड आउटसाइड कंट्री, यानी मिलिट्री बेस उन्होंने बनाई है लेकिन मुल्क से बाहर बनाई है, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर है वो इनविजिबल एक्सपोर्ट में शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, तो टैक्स किस पे इंपोज किया जाता है, जो इवेंचुअली बियर द टैक्स बर्डन। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। 33 है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन इनकम टैक्स रेवेन्यू राइज फास्टर देन इनकम, यानी इन्फ्लेशन में जो इनकम टैक्स रेवेन्यू है वो ज्यादा बढ़ते हैं इनकम से। तो इसमें क्या होगा, तो ये होगा फिस्कल ड्रैग। तो मैंने नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है क्यों होगा। 34 है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ट्रैप इंक्लूड इन, पॉवर्टी ट्रैप, पॉवर्टी के ट्रैप का मतलब जाल कब एग्जिस्ट करता है, जब इनकम टैक्स बीइंग सेट लोअर देन बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स ज्यादा हों और इनकम टैक्स कम इकट्ठा हो रहा हो। दूसरा द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई फोर्सेस वर्क नहीं करती। प्रोसेस द फिस्कल बूस्ट। आगे जी रिग्रेसिव नेचर ऑफ इनकम टैक्स, जब रिग्रेसिव नेचर ऑफ इनकम टैक्स इंपोज किया जाए तो उससे पॉवर्टी ट्रैप बढ़ जाएगा, यानी अमीरों के ऊपर कम टैक्स इंपोज किया जाएगा और गरीबों पे ज्यादा किया जाए तो उससे पॉवर्टी ट्रैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। प्राइवेटाइज इंडस्ट्री विच बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो के
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेती हैं, इट लाइकली एफिशिएंसी विल improve एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। 36 ऑप्शन है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग व्हाट गुड टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय। तो कौन सी चीज पैदा की जाए, ये किस पे डिसाइड की जाए, उसकी प्राइस के ऊपर डिसाइड करता है, रिलेटिव प्राइस के ऊपर। तो डी ऑप्शन इज राइट है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स आर प्राइमरली, पाकिस्तान की ज्यादातर एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हो, तो वो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विच वन विल प्रूव इफेक्टिव। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए यहां पे कौन सा टूल ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें देखें डी ऑप्शन, टैक्सेशन विल बी मेड इफेक्टिव। टैक्स सिस्टम को अगर हम बेहतर कर लें तो उससे इकोनॉमिक इनकम, जो आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, वो रिड्यूस हो जाएंगी। 39 है, टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू, टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइसेस, द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड द इंपोर्ट प्राइसेस। तो सी ऑप्शन देख लें, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइसेस इज कॉल्ड द टर्म ऑफ ट्रेड। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोई और टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज।